राधे राधे प्रिय दर्शकों। आज की हमारी कहानी है प्रायश्चित की आग। सावित्री जी की शादी को 13 साल हो चुका था, लेकिन अभी भी उनकी गोद सोनी थी। सावित्री जी का विवाह एक अमीर खानदान में राजपूतों के यहाँ हुआ था। सावित्री जी के पति भानु प्रताप जी बहुत ही माने जाने और सम्मानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनका कहे तो अपने जिले के एसपी, डीएसपी, कलेक्टर सबसे उनकी अच्छी खासी पहचान थी। धन दौलत की भी उनकी कोई कमी नहीं थी। सावित्री जी के घर में सास, ननद, भरा पूरा परिवार था। लेकिन 13 साल तक जब सावित्री जी की गोद नहीं भरी, तो अब उन्हें यही डर सताने लगा था कि उनके पति का कहीं दूसरा विवाह ना कर दिया जाए। हर वक्त उनकी सास यही कहती कि मेरा इकलौता बेटा भानु प्रताप, और यदि उसकी कोई संतान नहीं हुई तो हम अपनी इस विरासत का क्या करेंगे, किसे देंगे। भानु प्रताप जी का बिजनेस अपने देश से लेकर विदेशों तक फैला था। वह साल के 2-3 महीने ही अपने देश में रहा करते थे। बाकी वह अपने बिजनेस के लिए हमेशा विदेश चले जाया करते थे। सावित्री जी एक औलाद के बिना उस घर में हमेशा डर डर के जीवन व्यतीत करने लगी। जो सावित्री जी उस घर में जब ब्याह कर आई थी, महारानियों के जैसे उनका स्वागत हुआ था। सोने चांदी से हमेशा भरा उनका शरीर रहता था, किसी चीज की कमी नहीं। दासी नौकर चाकर उनके आसपास घुमा करती थी। आज भी उन्हें धन दौलत पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो बातों के बाढ़ उनके सास ननद छोड़ा करते थे, वो उनके हृदय को भेद कर रख देते थे। आखिर सावित्री जी की पुकार भगवान ने सुन ली और उन्हें 14वें साल एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सावित्री जी ने जिस दिन हॉस्पिटल में अपने बेटे सागर को जन्म दिया, उस दिन पूरे हॉस्पिटल में पूरे स्टाफ को मिठाइयाँ बांटी गई। जो नर्स उनके आसपास थी, सबको ढेरों इनाम दिया गया। ऐसा लग रहा था कि किसी राजा के घर में राजकुमार ने जन्म लिया है। भानु प्रताप जी ने अपने इलाके के कई गांव के लोगों को बुलाकर भोजन करवाया। कई दिनों तक भंडारा चलता रहा। अपने बेटे के लिए कई ब्राह्मण पुरोहित मंगवाकर खूब दान दक्षिणा किया। काम करने वाले नौकरों को तो सोने चांदी के कई कई जेवर दिए गए। भानु प्रताप जी के यहाँ पैसों की तो कोई कमी नहीं थी। अब उनका बेटा सागर राजकुमारों की तरह पलता बढ़ता गया। स्कूल और कॉलेज में वह अव्वल नंबर पर आता। भानु प्रताप जी चाहते थे कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरे इस बिजनेस को संभाले, देश विदेश बिजनेस के टूर पर जाया करे। लेकिन उनका बेटा जितने ही लाड़ प्यार से सागर पल रहा था, उतना ही अपने पिता से अलग था। उसके नखरे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। वह इतना जिद्दी हो चुका था कि जिस बात को वह एक बार बोल देता था, उस बात को वह करवाकर ही मानता था। जब सागर कॉलेज में था, उसके पिताजी कई बार चाहते थे कि बेटा बिजनेस में रुचि ले, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। पिताजी, मुझे आपके बिजनेस में कोई रुचि नहीं है। मैं तो सिर्फ एक इंजीनियर बनूंगा और किसी बड़ी कंपनी में जॉब करूंगा। मुझे इसमें ही खुशी मिलती है। पिताजी अब अपने इकलौते लाडले बेटे को उसकी हट से बहुत मनाने की कोशिश किए, लेकिन जब वह नहीं माना तो उसे छोड़ दिए कि चाहे तू इंजीनियर बने या डॉक्टर, मैं तेरे लिए इतने पैसे कमा कर जाऊंगा कि तेरी 2-3 पुश्तें आराम से बैठकर खाएगी। मुझे तेरी इंजीनियर की नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है बेटा। जा, तेरे जो शौक है पूरे कर ले। सागर अपनी मनमानी करने लगा। जब सागर इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग कर रहा था, तो उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। वह लड़की भी सागर के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में थी। सागर ने एक दिन फैसला किया कि यह बात मैं अपने माता पिता को बताऊं और उसके बाद मैं शादी कर लूंगा। उस लड़की का नाम श्वेता। सागर अपने माता पिता के पास आकर कहता है, पापा, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ। भानु प्रताप जी बोले, क्या क्या खुशखबरी है बेटा? कॉलेज में प्रथम आए हो या मेरे साथ मेरे बिजनेस टूर के लिए विदेश जाना चाहते हो? बड़ी खुशी की बात होगी।
जब तुम मेरे बिजनेस में रुचि रखोगे। सागर बोला, क्या पापा, आप भी जब देखो कॉलेज, पढ़ाई लिखाई, पैसे या बिजनेस के ही बातें क्यों करते हो? इससे भी बड़ी एक खुशखबरी है, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो भानु प्रताप जी बोले, मैं अभी पंडित पुरोहित को बुलाकर तुम्हारे लिए कई लड़कियों की फोटो दिखवा देता हूँ। हमारे राजपूत खानदान में लड़कियों की लाइन लग जाएगी हमारे राजकुमार के लिए। तो सागर बोला, नहीं पापा, हमें किसी राजपुरोहित को नहीं बुलाना और ना ही किसी राजकुमारियों की लाइन लगाना। मैंने तो लड़की भी पसंद कर लिया है। उसकी बात सुनते ही उसकी माँ भी आ गई। क्या तुमने लड़की पसंद कर लिया सागर, और अपने मम्मी पापा को बताया भी नहीं? वही तो बताने आया हूँ माँ, सागर अपनी माँ से बोला। तो सागर के पिताजी बोले, ठीक है बेटा, बता किस खानदान की लड़की है, उसके पिता का क्या बिजनेस है, क्या करते हैं? सागर बोला, पापा, लड़की का नाम श्वेता है, लेकिन उसके पिता इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ, उसी कॉलेज में सफाई कर्मी की नौकरी करते हैं और दलित समाज से हैं, हरिजन हैं उसके माता पिता। यह सुनकर भानु प्रताप जी का क्रोध आसमान छूने लगा। क्या हरिजन समाज की लड़की को तू मेरा बहू बनाएगा, राजपूत खानदान की बहू बनाएगा और एक सफाई कर्मी मेरा समधी बनेगा? खबरदार, अगर तूने जो दोबारा इस रिश्ते की बात की तो हम तेरी शादी अपनी बराबरी में करेंगे, किसी अच्छे राजपूत खानदान में करेंगे। तू हमारा इकलौता बेटा है। जा अपनी पढ़ाई पूरी कर, नहीं तो वह भी छोड़ दे। सागर गुस्से में आ गया और बोला, पापा, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ श्वेता से। जब मैंने श्वेता से प्यार किया था तो मैंने उससे यह नहीं पूछा था कि तुम किस समाज की हो और तुम्हारे पिता क्या करते हैं। लेकिन उसने, जब मैं उससे शादी की बात किया तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया है। इसीलिए पापा, मैं श्वेता को कभी नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर सागर घर से निकल गया और फिर कुछ दिनों तक वह घर वापस ही नहीं गया। वह कॉलेज के ही एक हॉस्टल में रहने लगा। उसका कॉलेज का लास्ट साल ही चल रहा था, इसीलिए उसे एक कंपनी ने ऑफर दिया। संयोगवश श्वेता को भी उसी कंपनी से ऑफर मिला। जब दोनों ने सुना कि हम दोनों को एक ही कंपनी ने ऑफर दिया है, तो वह दोनों खुश होकर उस ऑफर को स्वीकार कर लिए। हालांकि उन दोनों की वेतन कम थी, लेकिन दोनों को साथ रहने और साथ काम करने का मौका मिल रहा था। इधर दोनों ने अब प्लानिंग बना लिया था कि हम अपने बिना माता पिता की स्वीकृति के ही शादी कर लेंगे। श्वेता ने बोला, सागर, मैं अपने पापा को यह बात बता दूंगी, मेरे पापा शादी से मना नहीं करेंगे। इसीलिए सागर और श्वेता एक दिन श्वेता के पिताजी से मिलते हैं। पहले तो जब श्वेता के पिताजी को पता चला कि भानु प्रताप सिंह का ये बेटा है, तो वह डर के मारे कांपने लगा। अरे, भानु प्रताप जी से तो बड़े बड़े लोग डरते हैं, और मैं कहाँ, और कहाँ वह कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा, आप इस रिश्ते को भूल जाओ। आपके पिता हमारी यह छोटी सी नौकरी भी छुड़वा देंगे, फिर हम कहाँ भीख मांगेंगे। हम आपसे बहुत गरीब हैं, हमें माफ कर दो बेटा, हमारी बेटी को भूल जाओ। सागर बोला, नहीं अंकल, मेरे पिता ऐसा कुछ नहीं करेंगे। भले ही वो अमीर हैं, लेकिन उन्होंने आज तक मेरी किसी भी जिद को नहीं ठुकराया। मैं मानता हूँ कि यह बहुत बड़ी जिद है, लेकिन देखना, एक दिन हमारे पिता हमें स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए मैं शादी तो श्वेता से ही करूंगा। सागर ने कोर्ट में शादी करने के लिए आवेदन ऑनलाइन कर दिया था, लेकिन वहीं कोर्ट में एक अफसर, जो कि भानु प्रताप जी और उनके खानदान को अच्छे से जानता था, जब उसने सागर को और श्वेता के सरनेम को पढ़ा, तो उसने सागर के घर में कॉल करके बता दिया कि आपका बेटा शादी करने जा रहा है एक हरिजन समाज की लड़की से, और उसका अगले हफ्ते कोर्ट मैरिज है। यह बात सागर की माँ को पता चली, क्योंकि सागर के पिताजी
कुछ महीनों के लिए विदेश चले गए थे बिजनेस के लिए। सागर की माँ यह सुनकर हैरान सी रह गई कि बेटा हमसे बिना बताए ही शादी करने जा रहा है। उसने अपने बेटे को फोन करके पूछा, बेटा तुम काफी टाइम से घर नहीं आए, मैं तुम्हारी पसंद को देखना चाहती हूँ। तुम्हारे पापा घर में नहीं हैं और वह अभी 2-3 महीनों तक नहीं आएंगे, इसीलिए तुम उस लड़की को लेकर घर आओ। मैं उसे देखना चाहती हूँ कि मेरे बेटे ने ऐसी कौन सी हीरा चुन लिया है जो अपने माता पिता के प्यार को भूल गया। सागर अपनी माँ की मीठी मीठी बातें सुनकर श्वेता को फोन करके बोल दिया कि श्वेता मेरी माँ से मिलने चलना है। जब सागर और श्वेता दूसरे दिन सागर के घर में आते हैं, श्वेता को देखकर सागर की माँ बहुत तारीफ की, बहुत खूबसूरत लड़की है, तभी तो मेरे बेटे के दिल को जीत लिया है। और अपने माँ के इस बरसों के प्यार को सागर ने भुला दिया है। फिर उसने अपने नौकर से कहा कि जाओ तुम चाय बनाकर किचन में रख दो, आज मैं अपनी बहू को अपने हाथों से चाय पिलाऊंगी। यह कहकर जब वह किचन में चली गई और अपनी सोची समझी साजिश को अंजाम देने लगी। हुआ ये था कि वह अपने एक साजिश के तहत ही सागर और श्वेता को अपने घर बुलाया था। उसने सोचा कि यदि मैं ये काम कर दूंगी तो सागर और श्वेता अलग हो जाएंगे। कुछ दिनों तक सागर श्वेता के लिए दुख मनाएगा, फिर वह लौटकर अपनी माँ और पिताजी के पास ही आएगा। आखिर अकेला होकर फिर जाएगा कहाँ। इसीलिए उसने सागर और श्वेता के लिए जो चाय बनवाया था, तो उसमें श्वेता की चाय में उसने एक ऐसा जहर मिला दिया जो धीरे धीरे असर करता है। उसे पता था कि चाय पीते ही यदि श्वेता को यहाँ कुछ हो गया तो शक उसी पर जाएगा। इसीलिए उसने ऐसा जहर जाकर खुद ही मार्केट से खरीद कर लाई थी ताकि किसी को शक भी ना हो। जब वह ट्रे में 3 कप चाय लेकर आ रही थी, तभी उसका फोन बजने लगा। तो उसने किचन से चाय उठाकर टेबल पर रख दिया और फोन पर बात करने लगी। फोन उसके पति का था। थोड़ा बात करने में उसे देरी हो गई। जब तक श्वेता ने सोचा कि चाय मम्मी लेकर आ रही हैं, आखिर मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने सास के काम को कर दूं। इसीलिए वह चाय उठाकर लाई और एक कप सागर को पकड़ा दिया, दूसरा खुद ले ली। और जैसे ही सागर की माँ आई तो उनको भी चाय पकड़ा दी। सागर की माँ ने पूछा, बेटा तुम्हारी चाय अलग ही थी, तुम्हारी चाय मैंने स्पेशल बनाया है। सावित्री जी के समझ में नहीं आ रहा था तो उसने बोल दिया, माँ जी हाँ मैंने अलग रखा था, वही चाय ले लिया। उसे समझ में नहीं आया कि कौन अलग और कौन मिक्स चाय है, तो वह डर के मारे ऐसा बोल दी, क्योंकि उसे ऐसा लगता कि पहले दिन यदि मुझसे कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो सागर की माँ कहीं नाराज ना हो जाए। इसीलिए उसने सागर की माँ की बातों को हाँ में हाँ मिला दिया। चाय पीने के बाद श्वेता और सागर कुछ बातें करते रहे। सागर ने अपना पूरा घर दिखाया श्वेता को। इसके बाद सागर श्वेता को लेकर कॉलेज की तरफ चल दिया। जब कॉलेज के पास ही पहुंच रहा था तो सागर को उल्टी होने लगी, चक्कर आने लगा। उसी गाड़ी के साथ साथ श्वेता हॉस्पिटल पहुंच गई। डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो सागर की बहुत गंभीर हालत हो चुकी थी। श्वेता ने सागर की माँ को फोन लगाया। उसकी आवाज बिल्कुल कपकपा रही थी। बात करते करते वह फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी जी, सागर की हालत बहुत खराब हो गई है, उन्हें आईसीयू में रखा गया है। लग रहा है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। डॉक्टर कहते हैं कि बहुत देर हो चुकी है। उनका सारा चेकअप किया जा रहा। न जाने सागर को अचानक से क्या हो गया, उनका पूरा शरीर काला पड़ता जा रहा है। यह सुनकर सावित्री जी के हाथों से फोन गिर गया। उनके पैरों तले से जमीन सरक गई। ऐसा लग रहा था कि उनकी सारी दुनिया लुट गई। उन्होंने फोन उठाया, हेलो हेलो, मैं आ रही हूँ, यह कहकर उन्होंने तुरंत ड्राइवर को बुलवाया और कार लेकर चल दी। रोड पे ट्रैफिक होने की वजह से उन्हें चलने में बहुत सारी दिक्कत हो रही थी।
उनकी कार जल्दी निकल नहीं पा रही थी। जब तक वह हॉस्पिटल पहुंची तो करीब 2 घंटे हो चुके थे। जब वह हॉस्पिटल के गेट पर ही पहुंची, वहीं पर श्वेता रोती हुई खड़ी थी। सागर की माँ घबराते हुए श्वेता के पास गई और बोली, कहाँ है मेरा बेटा सागर? डॉक्टर को बोलो जितने पैसे चाहिए उतने पैसे उन्हें मिलेंगे, लेकिन मेरे बेटे की जान बचा लें। श्वेता बोली, आंटी जी, अब बहुत देर हो चुकी है। अब पैसा धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है। सागर हम सबको छोड़कर चला गया। वह वहीं पर बिलख बिलख कर रोने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा इकलौता बेटा, मेरा सागर मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वह लड़खड़ाते हुए कदमों से सागर के बेड तक पहुंच गई, जहां सागर के ऊपर एक सफेद चादर डाल दिया गया था। उन्होंने सागर की चादर को हटाते हुए उसको हिलाया डुलाया। उठ जा बेटा, उठ जा बेटा, तू अपनी माँ को इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी बेटा, उठ जा मेरा बेटा। वह खूब रोई। फिर उन्होंने अपने पति को फोन लगा दिया। उनके पति बोले, अभी अभी जो मुझे फ्लाइट मिलेगी उससे ही मैं पहुंच रहा हूँ। बहुत ही जल्दी 2 घंटे के बाद उनके पति भी पहुंच गए। जब तक सागर को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन सावित्री जी ने पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया, क्योंकि वह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और पैसे वाले की औरत थी। उनका हॉस्पिटल में भी दबदबा था। उन्होंने कहा, मेरे बेटे के साथ चीर-फाड़ नहीं होगा। मेरे बेटे की मौत का कारण हार्ट अटैक, डिप्रेशन यही लिख दिया जाए। उनकी बात मानकर रिपोर्ट में वही लिख दिया गया। सागर को आज मरे हुए पूरे 5 साल हो चुके थे, लेकिन सागर की माँ को कोई जेल की सजा नहीं हुई। वह सजा से तो बच गई, फिर भी वह अपनी जिंदगी की, अपने प्रायश्चित की सजा से कैसे बचे? आज भी वह घुट-घुट कर पागलों की तरह अपने बेटे के लिए जी रही हैं, अपनी मौत का इंतजार करते हुए। यह राज उन्होंने अपने पति को भी नहीं बताया कि उन्होंने किस तरह से श्वेता के लिए गड्ढा खोदा था, तो उनका बेटा ही उस गड्ढे में गिर गया। उनकी ही चालाकी ने खुद उनकी कोख उजाड़ दी। भगवान ने उन्हें 13 साल बाद एक बेटा दिया और उन्होंने क्या किया? अपने ही हाथों से अपने बेटे को मार दिया। यह प्रायश्चित किसी सजा से कम नहीं। आखिर जेल में सजा होती है तो इंसान को 10 साल, 12 साल उम्र कैद, उसके बाद जब वह बाहर निकलता है तो उसके दिल में यह तसल्ली तो मिलती है कि हमने जो गुनाह किया था उसकी सजा हमने भोग लिया है। लेकिन जो सावित्री जी ने गुनाह किया उसकी सजा तो उस जेल की सजा से कहीं बड़ी थी। उस सजा का कोई प्रायश्चित नहीं था। आज सावित्री जी सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। ना उन्हें उस दौलत से कोई मोह माया और ना ही उस राजपूताना खानदान से, जिस पर राजपूताना अहंकार ने उनके बेटे को उनसे अलग कर दिया। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके अपने अनमोल विचार जरूर लिखें। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके जाना। चैनल में यदि नए हैं, पहली बार आए हैं, तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या सावित्री जी ने इस राज को छुपाकर अच्छा किया? क्या उन्हें बता देना चाहिए या उन्हें जेल चले जाना चाहिए? शायद वह इस राज को बता देती और जेल चली जाती तो उनके मन को तसल्ली होती कि उन्होंने जो गुनाह किया उसकी सजा मिली। यह तो मेरे विचार है दोस्तों, आप अपने अनमोल विचार जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।